की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है नाभिक या न्यूक्लियाई। जी बिल्कुल। और ये विषय जितना गहरा है इसे समझना उतना ही जरूरी भी है। राइट। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। हमारे पास एजुकेशन हब 24 के बेहतरीन क्विक रिवीजन नोट्स हैं और मैं पहली हेडिंग पढ़ता हूं जो है एक नाभिक का परिचय। और इसमें पहली लाइन लिखी है, खोज रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो रदरफोर्ड ने जब अपना मशहूर प्रयोग किया था ना, तब उन्हें पता चला कि परमाणु अंदर से कोई ठोस गेंद नहीं है बल्कि वो ज्यादातर खाली है और उसके बीच में एक बहुत ही सघन हिस्सा है जिसे उन्होंने नाभिक कहा। अच्छा, फिर आगे नोट्स में आकार की तुलना दी गई है। यहाँ लिखा है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु से 10⁴ गुना छोटी, आयतन 10⁻⁻12 गुना और द्रव्यमान 99.9% से अधिक द्रव्यमान नाभिक में। तो देखिए, ये जो गणितीय आंकड़े हैं ये हमें बताते हैं कि नाभिक कितनी छोटी जगह में है। मतलब अगर त्रिज्या 10,000 गुना छोटी है तो उसका जो आयतन होगा वो 1 खरब गुना यानी 10⁻12 गुना छोटा हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा का सारा द्रव्यमान उसी छोटी सी जगह में है। अरे वाह, ये तो सच में अजीब है। इसके ठीक नीचे एक बॉक्स है और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि यदि परमाणु एक विशाल खाली कमरा है तो नाभिक उस कमरे में रखी एक छोटी पिन के सिरे के बराबर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। बिल्कुल, ये उदाहरण बहुत सटीक है। मतलब सोचिए, एक बहुत बड़ा खाली कमरा और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक सुई की नोक, और उस पूरे कमरे का सारा वजन बस उसी सुई की नोक में है। यही नाभिक की असलियत है। तो चलिए अब दूसरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है 2 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ब्रैकेट में एटॉमिक मास यूनिट यू। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें लाइनें कुछ इस तरह हैं। किलोग्राम बहुत बड़ा मात्रक है। एक यू की परिभाषा कार्बन 12 का 1/12वां भाग। फिर एक यू का मान लिखा है 1.6600539 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अंत में प्रोटॉन का धनावेश और द्रव्यमान 1.00727 यू। तो इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, नाभिक के स्तर पर सामान्य किलोग्राम काम नहीं करता। मतलब किलोग्राम हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए है, लेकिन एक प्रोटॉन को नापने के लिए किलोग्राम बहुत बड़ा है। इसीलिए वैज्ञानिकों को एक नया पैमाना बनाना पड़ा। राइट। हाँ, तो उन्होंने कार्बन 12 को एक मानक माना और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पिज्जा की तरह कटे हुए कार्बन 12 के टुकड़े का उदाहरण, जिसका एक हिस्सा एक यू को दर्शाता है। मतलब अगर कार्बन 12 के 12 बराबर टुकड़े करें तो वो जो एक छोटा टुकड़ा होगा उसका वजन 1 यू कहलाएगा। अच्छा, तो इसीलिए प्रोटॉन का वजन 1.00727 यू है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग है 3 न्यूट्रॉन की खोज। जी। लाइन लिखी है, इतिहास के पन्ने जेम्स चैडविक 1932, नोबेल 1935 पे प्रगति लिखी है उदासीन। उसके बाद द्रव्यमान है Mn बराबर 1.00866 यू और अंत में स्थायित्व के बारे में लिखा है, नाभिक के अंदर स्थायी, बाहर अस्थायी और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है। औसत आयु लगभग 1000 सेकेंड। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन है, मतलब इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, अगर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं है तो उसे खोजना इतना मुश्किल क्यों था? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, विज्ञान में जो मशीनें होती हैं वो ज्यादातर चार्ज वाले कणों को ही पकड़ पाती हैं। अगर किसी कण पर चार्ज नहीं है तो वो मशीन से बिना कोई हलचल किए गुजर जाता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे अल्फा कणों को बेरिलियम लक्ष्य पर टकराया जाता है। मतलब जब बेरिलियम पर अल्फा कण गिरते हैं तो वहां से न्यूट्रॉन की उदासीन किरणें निकलती हैं
और फिर वो किरणें आगे रखे पैराफिन वैक्स से टकराकर उसमें से प्रोटॉन निकालती हैं। अरे वाह। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है तो चैडविक ने उन प्रोटॉनों को नाप लिया और गणित लगाकर साबित कर दिया कि ये उदासीन किरणें न्यूट्रॉन ही हैं। और जहां तक स्थायित्व की बात है, वो नाभिक के अंदर तो सुरक्षित रहता है, लेकिन बाहर आते ही अस्थिर हो जाता है और टूट जाता है। समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथी हेडिंग है 4 समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। हाँ, ये नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। राइट। तो यहां एक सूत्र दिया है ZAX, जहां Z बराबर परमाणु क्रमांक है, N बराबर न्यूट्रॉन है और A बराबर द्रव्यमान संख्या है। फिर तीनों की परिभाषा और उदाहरण है। समस्थानिक समान Z, हाइड्रोजन के 3 रूप। जी। समभारिक समान A, उदाहरण हाइड्रोजन 3 और हीलियम 3। और समन्यूट्रॉनिक समान N, उदाहरण मरकरी 198 और गोल्ड 197। तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इसे समझना बहुत आसान है। Z का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, जो नीचे लिखी जाती है, और A का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, जो ऊपर लिखा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 अलग अलग तराजू। पहला तराजू Z को बराबर दिखा रहा है, यानी ये समस्थानिक है। दूसरा तराजू A को बराबर दिखा रहा है, यानी ये समभारिक है। और तीसरा तराजू N को बराबर दिखा रहा है, मतलब ये समन्यूट्रॉनिक है। हाँ, ये तराजू वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। समस्थानिक में प्रोटॉन बराबर होते हैं, समभारिक में कुल वजन यानी A बराबर होता है, और समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। अब 5वीं हेडिंग पर आते हैं। 5 नाभिक का आकार और घनत्व। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। तो मैं लाइन पढ़ता हूं। पहले त्रिज्या का सूत्र है R बराबर R0 A की घात 1/3, जहां R0 बराबर 1.2 फेम्टोमीटर है। फिर लिखा है आयतन V समानुपाती है A के। बिल्कुल। और फिर एक एग्जाम VIP पॉइंट दिया है कि घनत्व अचर रहता है, जो लगभग 2.3 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, जो पानी से खरबों गुना अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। क्या एक भारी नाभिक और एकदम हल्के नाभिक का घनत्व सच में बिल्कुल एक समान होता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। देखिए, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान को आयतन से भाग देना। अब द्रव्यमान भी A के समानुपाती है, और जैसा सूत्र में लिखा है, आयतन भी A के समानुपाती है। अच्छा, मतलब दोनों तरफ A है। राइट। तो जब हम भाग देते हैं तो A से A कट जाता है, इसलिए घनत्व A पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक छोटा लाल नीले कणों वाला हाइड्रोजन नाभिक और एक बहुत बड़ा यूरेनियम नाभिक, लेकिन दोनों के अंदर कणों के ठसाठस भरे होने का तरीका यानी उनका घनत्व बिल्कुल एक जैसा ही है। ओहो, मतलब चाहे घर छोटा हो या बड़ा, अंदर लोगों के खड़े होने की भीड़ एक जैसी है। बिल्कुल सही। और वो घनत्व पानी से खरबों गुना ज्यादा होता है। सच में हैरान करने वाला है। चलिए अब हेडिंग 6 की तरफ पढ़ते हैं। 6 द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर विषय है। इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन का नियम लिखा है E बराबर mg²। द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के 2 रूप हैं। और एक एग्जाम टिप दी गई है, एक U बराबर 931.5 MeV। तो आइंस्टाइन ने जो बताया था वो ये था कि द्रव्यमान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी बदल ना सके, वो ऊर्जा में बदल सकता है। और क्योंकि प्रकाश की गति यानी c बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा द्रव्यमान भी बहुत विशाल ऊर्जा में बदल जाता है। राइट। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ द्रव्यमान के रूप में एक उल्कापिंड जैसा पत्थर है, जो बीच में एक तीर के निशान के बाद चमकदार ऊर्जा में बदल रहा है। हाँ, ये चित्र बहुत अच्छे से समझाता है कि जो चीज हमें ठोस लग रही है वो असल में जमी हुई ऊर्जा ही है। और अगर सिर्फ एक U द्रव्यमान भी पूरी तरह ऊर्जा में बदले तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ये तो बहुत ऊर्जा है। इसी से जुड़ा हमारा अगला टॉपिक है हेडिंग 7 द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। जी। लाइनें कुछ इस तरह हैं कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान m प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। इस गायब द्रव्यमान को द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा m कहते हैं।
फिर इसका सूत्र दिया है और उसके बाद बंधन ऊर्जा का सूत्र है EB बराबर डेल्टा M गुणा c²। तो बेसिकली होता क्या है, जब अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक बनाते हैं तो उनका थोड़ा सा द्रव्यमान गायब हो जाता है। इसी गायब हुए हिस्से को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अच्छा, लेकिन वो गायब होकर जाता कहाँ है? वो कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि वही आइंस्टाइन के सूत्र के हिसाब से ऊर्जा में बदल जाता है। और यही वो ऊर्जा है जो इन सारे कणों को एक साथ कस के बांध कर रखती है। इसीलिए इसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ गया। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तराजू, जिसके एक पल्ले में अलग अलग रखे 3 लाल और 3 नीले कण भारी हैं, जबकि दूसरे पल्ले में वही कण एक साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हल्के हैं। और उसके ठीक ऊपर लॉस्ट मास इक्वल्स बाइंडिंग एनर्जी लिखा है। बिल्कुल, अलग अलग कण भारी होते हैं लेकिन जुड़ने पर हल्के हो जाते हैं, और जो वजन कम हुआ वही बाइंडिंग एनर्जी बन गया। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब स्लाइड 8 और 9 की तरफ चलते हैं। हेडिंग है 8 प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा वक्र और निष्कर्ष। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मैं सारे बिंदु पढ़ता हूं। पहले EBN का सूत्र है, फिर ग्राफ की मुख्य बातें लिखी हैं। मध्यम नाभिक जिनका A 30 से 170 के बीच है, उनके लिए मान अचर रहता है, लगभग 8.0 MeV। जी। अधिकतम स्थायित्व Fe56 का है, लगभग 8.75 MeV। फिर लिखा है कि हल्के और भारी नाभिक कम स्थायी होते हैं, और इसके निष्कर्ष हैं भारी का टूटना यानी फिशन और हल्के का जुड़ना यानी फ्यूजन। तो इस ग्राफ को अगर हम समझें तो जो बीच वाले नाभिक हैं, खास तौर पर लोहा, वो सबसे मजबूत है। लोहे के हर एक कण को बांधे रखने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा है, इसलिए वो बहुत स्थायी है। राइट। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ जिसमें लोहे का तारा सबसे ऊपर है। बिल्कुल, लोहा सबसे ऊपर है, और जो बहुत हल्के हैं या जो बहुत भारी हैं वो अस्थिर हैं। तो वो स्थिर होने के लिए क्या करते हैं? वो बीच में आना चाहते हैं। और अगले चित्र के लिए हम कह सकते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया गया है विखंडन में एक बड़ा A बराबर 240 का नाभिक टूटकर 2A बराबर 120 के नाभिक बन रहा है। अच्छा, मतलब भारी वाला टूटकर बीच में आ गया। हाँ, और संलयन में 2A10 से छोटे वाले हल्के नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बना रहे हैं। तो दोनों ही मामलों में वो लोहे की तरह मजबूत बनना चाहते हैं। ये प्रकृति का नियम बड़ा दिलचस्प है। अब हेडिंग 9 पर आते हैं। 9 नाभिकीय बल। जी, न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ एक सवाल के रूप में लिखा है कि प्रोटॉनों के बीच भारी प्रतिकर्षण के बावजूद नाभिक क्यों नहीं टूटता? फिर नाभिकीय बल के 4 गुण दिए हैं। सबसे शक्तिशाली, लघु परासी मतलब कुछ फेम्टोमीटर तक, आवेश पर निर्भर नहीं, और 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरी पर अत्यधिक प्रतिकर्षी। तो देखिए, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और समान चार्ज एक दूसरे को धक्का मारते हैं, फिर भी वो इतनी छोटी सी जगह में साथ रहते हैं। इसका कारण है नाभिकीय बल। राइट, ये सबसे शक्तिशाली बल है। बिल्कुल, और ये चार्ज पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी उतना ही लगेगा जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। इस चौथे पॉइंट को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। क्या ये तो एक स्प्रिंग की तरह नहीं है जो एक निश्चित दूरी तक ही खींचती है, लेकिन अगर उसे बहुत पास लाओ तो वो वापस धक्का मारती है? अरे वाह, ये स्प्रिंग वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। बिल्कुल वैसा ही होता है। बहुत दूर जाएंगे तो बल खींचेगा और बहुत पास आएंगे तो धक्का मारेगा। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है ग्राफ जिसमें स्थितिज ऊर्जा और दूरी का संबंध दिखाया गया है, जहाँ 0.8 फेम्टोमीटर पर ऊर्जा सबसे कम यानी स्थायी है। जी, 0.8 पर वो बिल्कुल आराम से रहते हैं, ना पास आते हैं ना दूर जाते हैं। बेहतरीन। अब 10वीं हेडिंग पर चलते हैं। 10 रेडियो एक्टिविता। हाँ, ये एक और बड़ी खोज थी। लाइनें हैं कि यह स्वतः क्षय होने की घटना है। हेनरी बेकेरेल द्वारा 1896 में खोज, मैरी क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज। और क्षय के 3 प्रकार लिखे हैं, अल्फा यानी हीलियम नाभिक, बीटा यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, और गामा यानी उच्च ऊर्जा फोटॉन। तो जब कोई नाभिक बहुत भारी और अस्थिर हो जाता है तो वो खुद ब खुद टूटने लगता है। इसे ही रेडियो एक्टिविता कहते हैं। और ये जो महान खोज थी, इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की थी। राइट। और ये जो 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, उन्हें यहाँ चित्र में दिखाया गया है।
एक ब्लॉक जिसमें से विकिरण निकल रहा है और वो किरणें चुंबकीय क्षेत्र में से गुजर रही हैं। इसमें अल्फा और बीटा किरणें अलग-अलग दिशाओं में मुड़ रही हैं, जबकि गामा किरण बिल्कुल सीधी जा रही है। हाँ, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज है और बीटा पर नेगेटिव, इसलिए वो चुंबक के असर से मुड़ जाती हैं। लेकिन गामा सिर्फ ऊर्जा है, कोई चार्ज नहीं, इसलिए वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। समझ गया। अब हम इस अध्याय के 11वें सेक्शन पर आ गए। 11 नाभिकीय विखंडन और संलयन। मैं स्लाइड 12 और 13 पढ़ता हूं। जी बिल्कुल। इसमें यूरेनियम 235 का विखंडन सूत्र दिया है। लिखा है 200 MeV ऊर्जा और इसके शांतिपूर्ण उपयोग यानी रिएक्टर और विनाशकारी उपयोग यानी बम के बारे में बताया है। हाँ। फिर संलयन में भारी प्रतिकर्षण, 10⁻7 केल्विन ताप की आवश्यकता, सूर्य में PP चक्र यानी 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम और 26.7 MeV ऊर्जा। तो विखंडन में जब एक बड़ा नाभिक टूटता है तो बहुत ऊर्जा निकलती है, लगभग 200 MeV। और संलयन में जब छोटे नाभिक जुड़ते हैं तो भी ऊर्जा निकलती है। या मुझे एक बात खटक रही है। क्या? विखंडन में तो 200 MeV ऊर्जा मिल रही है और संलयन में केवल 26.7 MeV। तो फिर संलयन को ज्यादा ताकतवर क्यों माना जाता है? ये तो कम लग रही है। देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन हमें इसे प्रति न्यूक्लियॉन देखना चाहिए। यूरेनियम में 235 कण हैं, तो अगर 200 को 235 से भाग दें तो प्रति कण ऊर्जा बहुत कम आती है। लेकिन हाइड्रोजन के संलयन में सिर्फ 4 कण भाग ले रहे हैं, तो जब 26.7 को 4 से भाग देंगे तो वो प्रति कण बहुत ज्यादा ऊर्जा देगा। अच्छा, अब समझ में आया। हाँ, और इसीलिए संलयन ज्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है पहले विखंडन का चित्र, जहाँ एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराकर उसे Ba और Kr में तोड़ रहा है। बिल्कुल। और फिर संलयन के चित्र में, यहाँ चित्र में दिखाया गया है सूर्य के अंदर कैसे प्रोटॉन मिलकर हीलियम बना रहे हैं और विशाल ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो ये सारी ऊर्जा तारों को इसी तरह से मिलती है। बिल्कुल। अब हम अपनी अंतिम स्लाइड पर आ गए हैं। 12 चैप्टर समरी, जिसे रिवीजन ग्रिड भी कहा गया है। मैं इसके सारे बिंदु शब्दशः पढ़ देता हूं। जी, ये बच्चों के लिए पूरा क्विक रिवीजन है। हाँ, तो 1 त्रिज्या का सूत्र, 2 आइंस्टीन सूत्र, 3 एक U की ऊर्जा, 4 द्रव्यमान क्षति, 5 बंधन ऊर्जा, 6 प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, 7 विखंडन ऊर्जा जो है 200 MeV और 8 संलयन ऊर्जा जो है 26.7 MeV। तो इस तरह से हमने सारे सूत्र और सिद्धांत कवर कर लिए हैं। और नोट्स के अंत में जो लिखा है उसे मैं दोहराना चाहूंगी। रिवीजन कंप्लीट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो हमने ये पूरा PDF नोट्स बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।